बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में हम कैपिटल की कुछ टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे और आज हम बात करेंगे अपने कॉमन स्टॉक के टाइप्स के हवाले से। तो इसको रेज करते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने कॉर्नर पे कुछ कोड्स लिखे हैं, ठीक है। ये विच यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं ये उनके हवाले से हैं कि जो हमारा आज का लेक्चर है ये इन कोड्स के से रिलेटेड है। यानी कि इन तमाम कोड्स में ACC 501, 401, 201, 622 और 630, इवन 401 इसमें नहीं है, ठीक है। आज के लेक्चर में 401 नहीं है। तो इन चारों सब्जेक्ट्स के हवाले से हमारा आज का लेक्चर है। तो बात करेंगे, हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कॉमन स्टॉक क्या होता है। दीज आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। ये ऑर्डिनरी स्टॉक होता है या ऑर्डिनरी शेयर्स, स्टॉक और शेयर्स एक ही बात है। शेयर्स बेसिकली हिस्से को कहते हैं। अच्छा, अब इसकी जब हम टाइप्स की तरफ जाएंगे तो हमारे पास दो बेसिक टाइप्स है। एक है ग्रोथ स्टॉक और दूसरा है नो ग्रोथ और जीरो ग्रोथ स्टॉक। अब हम अगर ग्रोथ स्टॉक की बात करें तो ये आगे आ जाएगा कांस्टेंट ग्रोथ और दूसरा नॉन कांस्टेंट ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ग्रोथ का मतलब सीखते हैं फिर आगे चलेंगे। कंपनी को जो रिटर्न्स आते हैं जिसे हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, नेट अर्निंग कहते हैं, जो कंपनी को पूरे साल के बाद प्रॉफिट आया वो। अब कंपनी इस प्रॉफिट को दो शो में कैटेगराइज कर देती है। एक डिविडेंड की शक्ल में अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है और एक रिटेन रख लेती है जिसे हम रिटेन अर्निंग के नाम से बैलेंस शीट में जानते हैं। अब ये जो पोर्शन कंपनी ने रिटेन रखा इसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली कंपनी की ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास अगर 10 लाख का कैपिटल था, कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट आया, कंपनी ने 1 लाख इश्यू कर लिया, तो 1 लाख जब री इन्वेस्ट किया तो वो री इन्वेस्ट जो है वो बेसिकली कंपनी की वो जो क्या नाम उसका 1 लाख जो री इन्वेस्ट किया है वही कंपनी की ग्रोथ है। और वो 1 लाख अकॉर्डिंग टू द कैपिटल 10% बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रेशियो। कि वो अपनी अर्निंग का वो पोर्शन जो कंपनी ने अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लिया, और वो कितना था 10%। इसका भी प्रॉपर कैलकुलेट करने का ग्रोथ फार्मूला है, लेकिन फिलहाल वो फार्मूला डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमें ये पोर्शन डिस्कस करना है तो हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे, उसकी तरफ डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम मिसाल ले लेते हैं कि ये 10% हमने बात की, जो एग्जाम्पल ली, तो हमारी ग्रोथ 10% है, ठीक है। अब ये भी नहीं होता कि हर साल कंपनी को प्रॉफिट हो, अब ये भी नहीं होता कि हर साल कंपनी को सेम प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो नो रिटेन अर्निंग्स, नो ग्रोथ या जीरो ग्रोथ। हर साल सेम प्रॉफिट हो गया तो सेम रिटेन अर्निंग रखी तो कांस्टेंट ग्रोथ। प्रॉफिट डिफरेंट हुआ, डिफरेंट रिटेन अर्निंग रखी तो परसेंटेज री इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट हो गई तो नॉन कांस्टेंट ग्रोथ। ग्रोथ कांस्टेंट नहीं है। एक और चीज़, जब कंपनी रूटीन में परमानेंट कर रही हो, बिजनेस रन कर रही हो, तो हम अगर हम कहें कि हम एक्सटर्नल फोर्सेस को अज्यूम कर लेते हैं कि वो चेंज नहीं हो रही, तो फिर कंपनी की कुछ अरसे बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है। इन्फ्लेशन है, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस कंपनी पर इन्फ्लुएंस होती हैं जो कि कंपनी की ग्रोथ को, कंपनी के अर्निंग्स को फ्लक्चुएशन का बायस बनती हैं, और जब ये फ्लक्चुएशन आती हैं तो अल्टीमेटली कंपनी की ग्रोथ जो है वो नॉन कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन इन द लॉन्ग रन हम यही कंसिडर करते हैं इन वैल्यूज़ को कांस्टेंट एज्यूम करके कि कोई इकोनॉमिक कंडीशन प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फ्लेशन प्रॉब्लम नहीं है, कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं है, तो फिर 2, 4, 5, 7 सालों में कंपनी
एक रूटीन में आ जाती है और कंपनी का जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक होगा जी, ये कांस्टेंट की 3 टाइप्स हैं। अब हम इनके फार्मूला सीखेंगे कि अगर हमें किसी स्टॉक की मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी हो, जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम यहां पे सीखेंगे कि अब हमारे पास कुछ चीज़ें आएंगी जिनको थ्रू हम इनको कैलकुलेट करेंगे। वो मैं लिख लेता हूं। एक हमारे पास प्राइस आ गई, प्राइस ऑफ स्टॉक। फिर हमारे पास जी आ जाना है, ये ग्रोथ रेट है। आई आएगा मार्केट, किसको इतना लिखें, इंटरेस्ट रेट ऑफ मार्केट। और फिर हमारे पास आएगा D1 नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, और D0 करंट डिविडेंड। इसको प्रीवियस डिविडेंड भी कहते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन कांस्टेंट कांस्टेंट ग्रोथ की। अब ग्रोथ जब कांस्टेंट हो तो हमें जब स्टॉक की प्राइस मालूम करनी हो तो हमारे पास फार्मूला होता है P इज इक्वल टू D1/I-G। इसे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहते हैं, DDM, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इसमें जो कि ग्रोथ कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू D1/I-G। D1 मैंने आपको बताया नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। अब D1 कैलकुलेट कैसे होगा, मेरे पास D0 गिवन है, मैंने अगर D1 मालूम करना है तो D0 इंटू 1 प्लस जी आएगा। D अगर दूसरे साल का कैलकुलेट करना है तो D1 इंटू 1 प्लस जी, या फिर D0 इंटू 1 प्लस जी पावर 2, D3 D2 इंटू 1 प्लस जी, या फिर D0 इंटू 1 प्लस जी पावर 3 एंड सो ऑन। इसी तरतीब से हम चलते चले जाएंगे। अब देख लें, अगर आपको क्वेश्चन में D0 गिवन होता है तो D1 D2 D3 आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फिर आप आ जाएं, हम इसी में नॉन कांस्टेंट ग्रोथ आते हैं, सॉरी इसमें नो ग्रोथ आते हैं। तो नो ग्रोथ है, मैंने कहा कि ग्रोथ या जीरो ग्रोथ, जी जीरो हो जाएगा तो पी किसकी इक्वल हो जाएगा, D/I के, सीधा सीधा ये आपका फॉर्मूला है। बट जब हम नॉन कांस्टेंट ग्रोथ में आएंगे तो चूंकि हमारी हर साल की ग्रोथ डिफरेंट है तो फिर हम उसमें हर साल की डिस्काउंटिंग डिफरेंट करेंगे। क्या मतलब, मुझे प्राइस मालूम करने के लिए D1/1 प्लस आई पावर 1 करना है, प्लस D2/1 प्लस आई पावर 2 करना है, प्लस D3/1 प्लस आई पावर 3 करना है, एंड सो ऑन। मैंने चलते जाना है। कब तक चलते जाना है, जब तक मेरी ग्रोथ कांस्टेंट नहीं हो जाती। वो 2 साल में हो जाए, वो 5 साल में हो, वो 15 साल में हो, वो 50 साल में हो, तब तक मैंने इसको कैलकुलेट करते रहना है। और 50 साल के क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन में नॉर्मली 3 साल 2 साल या 4 साल बाद वो कहता है जी ग्रोथ आपकी कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, और जैसे ग्रोथ कांस्टेंट हो तो उसके बाद का हम प्राइस मालूम कर लेंगे 1 प्लस आई पावर 3। अब ये P3 कहां से आ गया, P3 जैसे मैंने कहा ग्रोथ कांस्टेंट होगी तो हम उससे मालूम करेंगे D4/I-G के थ्रू। इस फार्मूले से हम, क्योंकि ग्रोथ कांस्टेंट हो गई है तो DDM लगा के हम P3 निकाल लेंगे और फिर इस फार्मूले के थ्रू हम उस स्टॉक की आज की प्राइस मालूम कर लेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि प्राइस मालूम करने की जरूरत क्या पड़ती है, जनरल सी बात है, वैसे इन्हीं फार्मूलाज के थ्रू भी स्टॉक एक्सचेंज में कैलकुलेट होती है, लेकिन कर रहे हैं ना, हमें क्या जरूरत पड़ी है करने की। तो अगर मैं ये कहूं कि आई एम द इन्वेस्टर इन द स्टॉक एक्सचेंज, तो मैंने किसी स्टॉक में, अगर मैंने नेशनल बैंक के स्टॉक को खरीदना है, मैंने सफायर के स्टॉक को खरीदना है, मैंने सुपर एशिया के स्टॉक को खरीदना है, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा इस टेक्निक के थ्रू कि क्या जिस कंपनी का स्टॉक मार्केट में सेल आउट हो रहा है वो स्टॉक एक्चुअली
प्रिवेल, यानी कि जो प्राइस जिस प्राइस पे सेल हो रहा है वो प्राइस एक्चुअली प्रिवेल भी करती है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह, हम उस पर भी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिस्कशन बता दूं कि अगर हमारी प्राइस मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइस प्रिवेल कर रही है उससे ज़्यादा आ जाती है, तो इसका मतलब है उस स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है, वो कल को इंक्रीज होगा तो हम उस स्टॉक को बाय कर लेंगे। 2-4 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने बाद उस स्टॉक ने इंक्रीज होना है तो हम वहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे। सेम इज़ द केस, हम एक स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो हमारी कम आ जाती है, मार्केट की ज़्यादा है, तो वो स्टॉक हम नहीं खरीदेंगे। अगर हमारे पास पड़ा भी हुआ तो हम उसको फ़ौरन सेल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कल को प्राइस डिक्रीज होने वाली है। ये फ़ायदे होते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये कॉन्सेप्ट टेक्निकल ज़्यादा नहीं होगा और ईजी होगा। मैंने कोशिश की है सिंपल वे में आपको समझाने की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।